हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 9th का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला जो चैप्टर है उसको हम कवर कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी फर्स्ट लॉ को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम कवर करेंगे अपना सेकंड लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो अपना जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है लीनियर मोमेंटम। ठीक है। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी जो मोशन के क्या क्वांटिटी को क्या करती है, मेजर करती है। ठीक है, यानी सिंपली ऐसी क्वांटिटी या ऐसी टर्म यहाँ पे जो, ठीक है, तो क्या करेगी, मोशन ने कितनी क्वांटिटी मोशन की होल्ड की हुई है या उसका कितना इफेक्ट पड़ता है उसको जो एक्सप्लेन करती है, उसको जो जिसकी हेल्प से हम स्टडी कर पाते हैं उस क्वांटिटी को हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, स्टेटमेंट से बेटर होगा आपको मैं इस एग्जांपल से समझाता हूं तब आपको समझ में आएगा कि होता क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट तो ये कहते हैं कि इट हेल्प्स टू मेजर द इंपैक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ऑन अनदर, यानी जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फोर्स के इंपैक्ट, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाती है उसके इंपैक्ट को जब मेजर कर सकते हैं उस क्वांटिटी को हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल ले रखे हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है यहाँ पे। तो ये अपने पास एक ट्रक हो गया, राइट, ये ट्रक है, साफ साफ दिख रहा है अपने को। ठीक है, ये ट्रक हो गया और यहाँ पे ये एक बुलेट हो गई। पहले ट्रक की बात करते हैं। तो ट्रक का मास है लगभग हम मान लेते हैं 10,000 केजी के आसपास तो होगा, 10,000 5,000 केजी कुछ हो सकता है। ठीक है, और ये जो वाटरमेलन है दोनों ही मान लेते हैं 5-5 केजी के वाटरमेलन है। तो वाटरमेलन दोनों सेम साइज के हैं, दोनों वाटरमेलन सेम साइज के हैं। इसका मास इतना है बट ये जब ये इस डायरेक्शन में मोशन में, इसकी वेलोसिटी हमने ले ली लगभग, ये बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, इसके सामने ही रखा हुआ वाटरमेलन। दूसरी तरफ अपने पास ये बुलेट है जिसका मास है ऑलमोस्ट 20 से 30 ग्राम, बट इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, 150 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि ये ट्रक जब इसके ऊपर चढ़ेगा और ये बुलेट जब इससे टकराएगी तो क्या दोनों केस में ये जो वाटरमेलन फटेंगे या नहीं फटेंगे। ठीक है, तो जनरली स्टूडेंट्स को, जनरली बहुत सारे बच्चों को तो ये लगता है कि गोली इसके आर पार निकल जाएगी, गोली आर पार तो निकलेगी और एक छेद करते हुए निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहला केस इसका समझाते हैं। ठीक है, जब ट्रक इसके ऊपर चढ़ेगा तो ट्रक के चढ़ने से क्या होगा, ये पूरा फट जाएगा, है ना, इसका जूस निकल जाएगा बढ़िया वाला। ठीक है, वहीं जब बुलेट इससे टकराएगी तब भी ये पूरा फट जाएगा। तो इसके पास तो वेलोसिटी थी ही नहीं, बहुत कम थी, फिर भी ये फट गया। उसके पास मास नहीं था, फिर भी ये फट गया। तो इट मींस अपने पास यहाँ पे दो क्वांटिटी होती है मोशन के इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए, या तो किसी ऑब्जेक्ट के पास हैवी मास हो या बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो, हाई स्पीड हो, हाई वेलोसिटी से वो मूव कर रहा हो, है ना। तो अब ये देखिए, इसके पास स्पीड नहीं थी, ठीक है, बट इसके पास क्या था, मास था, उस मास की वजह से ये फट गया। इसके पास मास नहीं था बट वेलोसिटी थी, उस वेलोसिटी की वजह से ये फट गया। इट मींस मोशन के इफेक्ट को अगर समझना है तो हमें दो चीजों को समझनी पड़ेगी, मास एंड वेलोसिटी। तो मास एंड वेलोसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास दोनों हुई तो उसके पास सोचिए मोशन का कितना अच्छा इफेक्ट होगा, वो कितना अच्छा इंपैक्ट डाल सकता है किसी दूसरी बॉडी पे। इट मींस ये जो ट्रक है इसका जो मास है 10,000 केजी, अब इसको हम इसकी टॉप स्पीड से चला देते हैं, मान लो इसकी टॉप स्पीड 140 या 160, ठीक है, मीटर या किलोमीटर पर आवर जो भी है, उससे अगर ये चलेगा तो तब ये टकराएगा किसी चीज से, तो सोचिए उसकी हालत क्या होगी। ये तो पता होगा ना कि जब कोई बड़ा ट्रक किसी गाड़ी से टकराता है तो गाड़ी वाला, जब एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी वाला पूरा खत्म हो जाता है, गाड़ी भी खत्म हो जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसके पास मोमेंटम ज्यादा था। मोमेंटम मतलब उसके पास दो ऐसी क्वांटिटी थी जो मोशन मतलब दूसरी बॉडी पे इंपैक्ट ज्यादा डाल सकती है, और वो दो क्वांटिटी थी मास एंड वेलोसिटी। तो यही होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो यही हम तो समझ रहे थे स्टार्टिंग में, इट इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी। किसी बॉडी ने मोशन की कितनी क्वांटिटी होल्ड की हुई है उसको कहते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और वो कितना इंपैक्ट डालता है, फोर्स का कितना इंपैक्ट डालता है दूसरी बॉडी पे, और उसके लिए समझने के लिए अपने को क्या चाहिए, मास एंड वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास दोनों है तो उसके पास क्या है, इसकी क्वांटिटी अच्छी है। अब इसका जो सिंबल होता है बेसिकली,
वो होता है अपने पास, मैं चलिए पीछे कर देता हूँ, मोमेंटम है। तो लीनियर मोमेंटम क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसको नोट करते हैं, P से मास हो गया m, वेलोसिटी v। क्लियर, तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। अब बात करते हैं इसका SI यूनिट। तो मास की होती है kg, इसकी होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बात चल रही है मोशन में। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें मोमेंटम जीरो होगा ही नहीं। हाँ, रेस्ट पे है तो रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट पे मोमेंटम जीरो हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया लीनियर मोमेंटम का। अब आता है अपना न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये तो क्या है, ये तो स्टेटमेंट हो गई। क्या कह रहा है, पहले इसको मैथमेटिकली समझते हैं, तो मैथमेटिकली ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये एक मान लेते हैं सरफेस है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है। इनिशियली ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, इस पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाते क्या होगा, इसकी u वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी को चेंज करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स लगाया तो मास तो वही था, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई v। क्लियर, तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो ये फोर्स हमने अप्लाई करी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, और रेट का मतलब हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम इज डायरेक्टली, देखिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। और जो चेंज होता है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन। चेंज मतलब ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक जब इसने मूव करी तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये थी, तो चेंजेस भी इसका सेम डायरेक्शन हुआ जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई। हमने फोर्स यहाँ लगाया तो ये भी मोशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम पहले। अब चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए अपने पास पहले पता होना चाहिए इनिशियल मोमेंटम क्या है यार। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम हम पहले निकालते हैं। इनिशियल लीनियर मोमेंटम, इसको हम डिनोट कर देते हैं P1 से। तो क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, फिर हम निकालेंगे फाइनल लीनियर मोमेंटम, इसको हमने कर लिया P2 से, इक्वल्स टू मास फाइनल वेलोसिटी है इसके v। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम, तो फोर्स का सिंबल हो गया F, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगेगा K। चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, तो वो था फाइनल, चलिए चेंज इन मोमेंटम में पहले अलग ही कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ चेंज इन, ये वहां जगह बचेगी नहीं। मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होगा, फाइनल लीनियर माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब P2 माइनस P1। अब इस स्टेटमेंट को जब यहां हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, देखिए
तो अपने पास आया था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। अब आया था चेंज इन मोमेंटम, तो F साइन में प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो लगेगा कांस्टेंट K, चेंज इन मोमेंटम आ गया P2 माइनस P1 अपॉन में T, ठीक है। P2 माइनस P1 अपॉन में P। चलिए अब वैल्यू पुट करेंगे तो mv माइनस mu अपॉन में T, ठीक है। दोनों के पास मास है तो मास को कॉमन ले लेते हैं, क्लियर। v माइनस u बाई टी, k की वैल्यू हो गई 1 यूनिट, ठीक है। k इक्वल्स टू 1 यूनिट हो गया। अब देखिए v माइनस u बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, इट मीन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या बन जाता है अपने पास, एक्सीलरेशन। तो k हटाया तो ये बन गया पहले हमारे पास mv माइनस u बाई टी। एक तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये बहुत यूज होता है। दूसरा f इक्वल्स टू, ये हो गया एक्सीलरेशन तो मास इनटू, तो यहां से आया हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला कि फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। इट मींस ये लो जो है ये फोर्स की क्वांटिटी बता रहा है, जबकि जो फर्स्ट लो में हमें क्वांटिटी नहीं पता चली थी, सिर्फ उसकी क्वालिटी के बारे में पता चला कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। और यहाँ पे ये पता चला कि फोर्स क्या कर सकता है और कितना कर सकता है, वो ये लो बता रहा है। इसके हेल्प से हम पूरी फोर्स को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इसके बाद इसकी एसआई यूनिट की बात, ठीक है। तो फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है हम फोर्स के एसआई यूनिट यूज करते हैं न्यूटन। एंड अब फोर्स का फॉर्मूला तो है MA, इट मींस 1 न्यूटन इक्वल हो गया 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो 1 न्यूटन इक्वल हो गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। न्यूटन इक्वल टू सिंपली हो गया kg मीटर पर, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो कन्वर्जन है ना उसको इक्वल माना गया था न्यूटन के, तो न्यूटन ने ये कन्वर्जन को अपने नाम से कर दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे 1 न्यूटन को। तो 1 न्यूटन को डिफाइन करने के लिए सिंपली सी जो फॉर्मूला होता है आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर दोबारा बताता हूँ। किसी भी टर्म को जब भी आप उसकी 1 यूनिट से डिफाइन करेंगे तो उसका पहले फॉर्मूला लिखिए, उस फॉर्मूले में जितनी भी टर्म है, ठीक है, उन सबको उनकी 1 यूनिट से लिख दीजिए। जैसे फोर्स 1 न्यूटन, मास 1 kg, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बन गई स्टेटमेंट अपने पास की। यानी 1 न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स which produce an acceleration of 1 meter per second square in a body of 1 kg in its own direction। यानी 1 न्यूटन वो फोर्स होगी जो एक ऐसे बॉडी जिसका मास 1 kg हो और उसको एक्सेलरेट कर सके 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से, और उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई है तो इट मींस उस पे फोर्स जो है वो 1 न्यूटन हो गई है, क्लियर। तो यहां से हो गया हमारा 1 न्यूटन फोर्स। अब हम करेंगे इसके एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन समझना है तो अपने पास फोर्स का ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो भी पीछे पढ़ा था, mv माइनस u बाय टी, ठीक है, mv माइनस u बाय टी। तो बेसिकली जो f है और जो t है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, तो जरा यहां से समझिए। F इक्वल्स टू, अगर हम किसी बॉडी का मास ले लें, पहले मैंने मास ले रखा है 10, सिंपल सा, ये 10 है, ये 5 है, और नीचे टाइम ले लिया 5, इनिशियली मैंने ले लिया 5, तो आंसर कितना आएगा 10 इंटू 5 अपॉन में 5, यानी फोर्स आ गई 10 न्यूटन, ठीक है। ऊपर की सारी वैल्यू सेम है। अब दूसरा जो मैं केस ले रहा हूँ F1, उसमें मैंने टाइम बढ़ा के ले लिया, ये तो सेम आया है, 10 ले लिया, तो फोर्स होगी 5 न्यूटन। ध्यान से समझना है। अगले केस में मैंने ले लिया, सब कुछ सेम ऊपर का, तो टाइम मैंने बढ़ाता जा रहा हूँ 15, टाइम 15 लिया, यह आंसर आ गया 3.33। तो इससे क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे फोर्स हम बढ़ा रहे हैं, ये देखिए फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो सॉरी टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, फोर्स डिक्रीज होती जा रही है ना। टाइम बढ़ा रहे हैं, फोर्स डिक्रीज, सिंपल सा फंडा अपने को मिल गया कि
टाइम बढ़ाओ और फोर्स घटाओ, यानी टाइम और फोर्स एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर टाइम इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज होती जाएगी, टाइम बढ़ाओ और फोर्स को घटाओ। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे जितने भी इसके एप्लीकेशन है वो काम करते हैं। अब कैसे करते हैं, तो बेसिकली बहुत, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, ये एक फील्डर है, क्रिकेट मैच खेलते हैं, नहीं खेलते तो देखा होगा, जब भी कोई कैच करता है वो डायरेक्ट ऐसे कैच नहीं करता, अपने हाथों को नीचे की तरफ ऐसे लेके जाता है। रीजन देखिए, यहाँ ये जो ये बॉल है, ये यहाँ पे थी ये बॉल की पोजीशन, अब क्या करा इसने, इस पोजीशन को यहाँ से यहाँ तक लेके आया। अब यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 2 से 3 सेकंड ऑलमोस्ट लगे होंगे, 2 सेकंड भी लगे मान लेते हैं वहां से यहाँ तक आने में। 2 सेकंड का चेंज होते ही क्या होगा, टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ गया तो फोर्स क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, जिससे कि जो कैच कर रहा है उसको चोट नहीं लगेगी। तो while catching a fast moving cricket ball, a fielder gradually pulls his hand backward with the moving ball. In doing so, the fielder increases the time during which the high velocity of the moving ball decreases to 0. Thus, the acceleration of the balls is decreased and therefore the impact of the catching the fast moving ball also reduced. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जो पूछा जाता है कई बार इसके ऊपर कि फील्डर ऐसा क्यों करता है, या कोई भी जो होता है क्रिकेट बॉल को कैच करते टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट कैच करते टाइम पीछे की तरफ लेके जाता है। अब जब भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो तो पहले वहां पे समझना कि वहां कहीं टाइम का तो कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। तो क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं सब में क्या होता है, टाइम इंक्रीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से फोर्स वहां पे डिक्रीज हो जाती है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ये रहा, ये आपने जंप करते हुए देखा होगा, जब ये जंप करता है कोई भी एथलीट्स, नीचे ये क्या लगा होता है, एक कुशन लगा होता है ना, आसान लैंग्वेज में तो गद्दे लगे होते हैं बहुत मोटे। ऐसे क्यों लगा होता है, क्योंकि इतनी हाई, बहुत ज्यादा हाइट से जंप करता है। अब जंप करेगा तो जैसे ही इस पे जंप करता है तो ये कुशन पिचक जाता है, पिचकने की वजह से टाइम इंटरवल जो होता है, सिंपली क्या होगा, टाइम इंटरवल वो क्या हो गया, इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगी इसकी बॉडी पे, फोर्स वो डिक्रीज कर जाएगी और गिरने वाले को चोट नहीं लगती है। ठीक है, बिकॉज दिस इज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ द एथलीट्स फॉल्स टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप, दिस डिक्रीजेस द रेट द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड हेंस द फोर्स यानी मोमेंटम फोर्स दोनों इसका डिक्रीज होकर 0 तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से कूदने वाले को चोट नहीं लगती। सेम ऐसी है, आप किसी हाइट से कूदिए, जंप करेंगे और एक तरफ सेम हाइट है, एक तरफ हम क्या करते हैं बेसिकली, मान लेते हैं ये बिल्डिंग है, यहां से कूदना है, जंप करना है, तो ये तो हो गया, सैंड पड़ी है बहुत सारी, रेत का ढेर, और या फिर हमें कूदना है इस तरफ फ्लैट रोड पे, तो किस पे हमें चोट लगेगी, या किस पे जंप करना है इजीली, तो सबको पता है इस पे जंप करना बहुत इजीली है, क्योंकि जब सैंड पे जंप करेंगे तो सैंड क्या होगा, टाइम इंटरवल को इंक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से फोर्स डिक्रीज होगी, जबकि यहाँ पे टाइम इंटरवल डिक्रीज नहीं हो रहा, सॉरी इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से चोट लगी और पैरों में फ्रैक्चर भी आ सकता है। राइट, ऐसी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है अपने पास, जैसे मैंने ये लिया एक सीट बेल्ट का, ये रहा सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं, अगेन सीट बेल्ट जब लगाते हैं तो सडनली ब्रेक मारने पे सीट बेल्ट क्या करती है, हमारी बॉडी को पे फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से जो टाइम इंटरवल होता है इम्पैक्ट का, टकराने का, वो इंक्रीज हो जाता है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से जो जिसने भी सीट बेल्ट लगा रखी होती है, ड्राइवर हो गया, पैसेंजर, उसके चोट नहीं लगती है, या फिर चोट से वो बच जाता है। सेम काम करता है यहाँ पे, ये इसको कहते हैं शॉकर्स, ये स्प्रिंग्स दिख रहे हैं शॉकर्स, ये शॉकर्स क्यों लगाए जाते हैं गाड़ियों में, 2 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स सब में लगाए जाते हैं, और यहाँ भी होते हैं, इसके अंदर भी, यहाँ भी क्यों लगाए जाते हैं, अगेन ये स्प्रिंग जो होती है ये बहुत धीरे कंप्रेस होती है, जैसे शॉक आता है तो स्प्रिंग धीरे धीरे कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से जो जर्किंग फोर्स होती है, जो बैठ के चला रहा है या पीछे बैठा उसके ऊपर नहीं लगती। अगर ये नहीं होगा तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी, जिसकी वजह से चलाने वाले की जो बैकबोन है वो ब्रेक हो सकती है।
ऐसे बहुत सारे केसेस हैं आपके पास, जैसे कि हमारे पास आपने देखा होगा जो भी ग्लास वेयर्स होते हैं, शीशे के जो बर्तन होते हैं या चाइना वेयर्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो थर्माकोल्स या स्ट्रो अंदर होती है या घास होती है, सूखी घास उसके अंदर पैक करी जाती है। उसका रीजन भी यही है कि जब वो ट्रांसपोर्टेशन करी जाती है एक जगह से दूसरी जगह तो टकराते हैं, आपस में टकराएंगे, सरफेस से टकराएंगे जो भी बॉक्स में डाला हुआ है, तो उसके अंदर वो थर्मोकोल या ये सब चीजें भरने से क्या होगा, टाइम इंटरवल बढ़ जाता है और जिसकी वजह से उस पर लगने वाली जो फोर्स होती है वो डिक्रीज होती है और सामान जो है टूटने से बच जाता है अपना। अब है न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ को रियल लॉ क्यों कहते हैं मोशन का, तो जरा इसको समझते हैं। देखिए F इक्वल्स टू एम ए और इसको हम लिख सकते हैं v माइनस यू बाय टी, राइट। अब मैं यहाँ पे दो केस ले रहा हूँ, पहला देखो, एक तो ले रहा हूँ इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, कि एक्सटर्नल फोर्स का अगर हम यानी फोर्स हम जीरो कर देते हैं, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, तो इट मींस जीरो इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। मास कभी जीरो हो नहीं सकता ऑब्जेक्ट का, तो इट मींस ए जीरो है ना। मास तो जीरो हो नहीं सकता और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो हो रहा है तो इट मींस एक्सेलरेशन जीरो होगा। और एक्सेलरेशन जीरो कब कब होता है, तो एक्सेलरेशन जीरो की दो कंडीशन होती है। एक तो हो गया सबसे पहले एट रेस्ट, चलिए, और दूसरा होता है जब v इक्वल्स टू u होता है, इट मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर, दो केस हो सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो। तो अब इससे जरा समझिए, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, अगर किसी बॉडी में हम बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो वो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन रहेगी। कब तक, जब तक उस पर बाहर से फोर्स नहीं लगाते। और ये कौन सा लॉ बोलता है, ये हमें फर्स्ट लॉ बताता है। इट मींस हम सेकंड लॉ की हेल्प से फर्स्ट लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए इसको रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इस पे कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन an object of mass 5 kg for duration of 2 seconds. It increases the object velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of applied force. Now, if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? तो बेसिकली क्वेश्चन में दो पार्ट हो गए। कह रहा है कि एक कांस्टेंट फोर्स हम लगा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg, ठीक है, 2 सेकंड के लिए, और इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड। इट मींस इनिशियल वेलोसिटी होगी 3 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी होगी 7 मीटर पर सेकंड। तो अप्लाइड फोर्स निकालिए, तो अप्लाइड फोर्स क्या होगी, F इक्वल्स टू होता है ma और A इक्वल्स टू होता है v माइनस यू बाय टी। अभी मैंने आपको कहा था कि ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मास अपने पास है 5, v हो गया 7, u हो गया 3, टाइम हो गया 2, तो ये आ गया 5, 7 माइनस 3 4 बाई 2, ये आ गया 2, 2 5 जा, फोर्स आ गई 10 न्यूटन। कह रहा है कि अगर फोर्स जो अप्लाई करी हमने उसका टाइम अगर चेंज कर दें हम, कितना 5 सेकंड कर दें, और इनिशियल वेलोसिटी अपने पास सेम है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। फिर से F इक्वल्स टू एम वी माइनस यू बाय टी, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। फोर्स 10, मास अपने पास वही है 5, ठीक है, v निकालना है, u हो गया 3, टाइम कितना दे रखा है 5, ये इससे कैंसिल, 10 इक्वल्स टू v माइनस 3, माइनस 3 इधर जाएगा तो v इक्वल्स टू 10 प्लस 3, तो v आ जाएगा अपने पास 13 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगी अपनी फाइनल वेलोसिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which would require a greater force accelerating
a 2 kg mass at 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है कौन ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। अगर दो केस हैं कि एक m1 ले लेते हैं 2 kg, इसका एक्सीलरेशन ले लेते हैं a1 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहीं पे दूसरा ले लेते हैं m2 ले लेते हैं 4 kg और एक्सीलरेशन में दे रखा है 2 मीटर। ठीक है, तो इस केस में फोर्स कितनी लगेगी, F1 इक्वल्स टू m1a1, तो 2 इंटू 5 ये आ गया 10 न्यूटन। यही दूसरी तरफ हो गया F2 इक्वल्स टू m2a2, m2 हो गया 4, ये आ गया। तो क्लियरली पता चल रहा है यहाँ देखने पे कि F1 जो है वो F2 से ज्यादा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। A motor car is moving with a velocity of 108 km per hour. It takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brake on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 kg। क्या कह रहा है, एक मोटर कार है, वो इनिशियली मूव कर रही है 108 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये आएगा इसके लिए 6, 6 5 जा 30, तो ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी। उसको 4 सेकंड लगते हैं क्या करने में, रुकने में। अब ब्रेक अप्लाई करने के 4 सेकंड बाद वो रुक जाता है, रुकने का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी 0। फोर्स कैलकुलेट करनी है अपने को, जबकि अपने पास क्या दे रखा है, मास दे रखा है पैसेंजर के साथ उस कार का, वो दे रखा है 1000 kg। तो अगेन फोर्स इक्वल्स टू ma और ma इक्वल्स टू v माइनस u बाय, वैल्यू पुट करेंगे, m हो गया 1000, v 0, u 30, टाइम 4, 4 के टेबल में ये जाएगा 250 इंटू माइनस का 30, तो कितना गया ये 7512 माइनस 7500। माइनस का मतलब क्या हो रहा है कि अगर मोशन इस डायरेक्शन में तो उसको रोकने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी ब्रेक को, इतनी फोर्स लगाएगा तब जाके वो रुकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 meter per second square and mass m2 and acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses were tied together? ये कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मास m1 है और एक्सीलरेशन है 10 और फोर्स दे रहा है उसको 5 न्यूटन। सेम फॉर दूसरे ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, उसका एक्सीलरेशन हो गया 20। अब इन दोनों को अगर जोड़ दें, इन मासेस को दोनों को बांध दिया, तो इस केसेस में एक्सीलरेशन कितना होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टुगेदर। चलिए ठीक है, एफ अपने को सेम दे रखी है 5 न्यूटन, इस केस में m1 हो गया मास और एक्सीलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां भी फोर्स सेम है 5 न्यूटन, m2 हो गया मास और एक्सीलरेशन हो गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फोर्स इक्वल टू होता है ma, तो इट मींस m1 a1, निकालना है क्या है m1, तो m1 इक्वल टू f अपॉन में a1, फोर्स है 5, a1 दे रखा है अपने को 10, तो आंसर आ गया 0.5 kg। ठीक है, सिमिलरली यहाँ निकालेंगे m2 इक्वल टू f अपॉन में, ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे, f है 5, ये हो गया 20, 1/4 इट मींस 0.25, ये आ गया 0.25। अब क्या कह रहा है, इफ बोथ masses were
टाइड टू दोनों मासेस को एक साथ बांध देंगे तो जो नया मास होगा वो कितना होगा, दोनों का ऐड हो जाएगा सिंपल। अब दोनों मिलके एक बॉडी बन गई है ना, दोनों मिलके एक ऑब्जेक्ट बना, दोनों को बांध दिया है। m1 कितना है 0.5, यह है 0.25, कितना आ गया 0.75 kg, ठीक है, आ गया 0.25 kg। अब क्या कह रहा है कि इसका एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू m a, फोर्स 5 न्यूटन है, मास 0.75 है, एक्सेलरेशन अपने को निकालना है, तो एक्सेलरेशन हो गया 5 अपॉन में 0.75, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 00, 5 के टेबल में या 25 के टेबल में काटेंगे इसको 4 पे, इसको 3 पे, 20/3 जो कि हो जाएगा 6.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अगर इन दोनों को एक साथ बांध देते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन इन फिगर। एक बॉल है, इसको यहां रखा है, ठीक है, m कितना है इसका 20 ग्राम, मास 20 ग्राम है, केजी में करेंगे तो 20 अपॉन में 1000 केजी। चलिए, और ये इसको ये फिनोमेना है बेसिकली, यहां से आ रहा है, यहां से इसको छोड़ रहे हैं और ये यहां जाके पहुंच रहा है, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे छोड़ रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इधर वेलोसिटी इधर टाइम है, तो वेलोसिटी कितना दे रखा है अपने को 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 20 अपॉन में 100 मीटर पर सेकंड, जो कि कितना हो जाएगा 0.2, है ना। तो ये सॉरी ये तो हो गया u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0.2 मीटर। अब आती है फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे देखिए इस ये आ गया एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, ठीक है। यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है इसको 10 माइनस 0 तो 10 सेकंड। निकालना है क्या है ये क्या है इसमें, अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं आया, इसमें हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स इक्वल्स टू होता है बेसिकली एम ए, जो कि होता है एम वी माइनस यू बाय टी। चलिए, मास 20 अपॉन में 1000, ठीक है, v 0, u 0.2, टाइम 10, ये इससे कैंसिल आउट, तो 2 अपॉन में 100 सॉरी 1000 बचा यहाँ, इंटू ये माइनस आ गया 0.2, ठीक है। तो ये आ गया माइनस, इसका भी हटा देते हैं, तो 10 2 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4.0। तो इतनी फोर्स यहाँ पे इस पे अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके ये यहाँ पे आके रुका होगा। तो इतनी फोर्स लगेगी इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball of mass 100 gram is moving with the velocity of 10 meter per second stopped by a boy in 0.25 second. Calculate the force applied to stop the ball. तो एक बॉल है, उसका मास है 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम मास हो गया। वेलोसिटी है उसके पास, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। अब 100 ग्राम को केजी में करेंगे तो 100 अपॉन में 1000, वैसे छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये बॉल जाके रुक रही है तो फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम ले रहा है 0.25 सेकंड। फिर से फोर्स हमें v माइनस यू बाय टी, ठीक है, m 100 अपॉन 1000, v 0, u 10, टाइम 0.25। चलिए, ठीक है, ये 2 0 से 2 0 तो यहाँ खत्म, तो 1/10 बच गया, इसका माइनस आ गया बाहर, ये बच गया 10 अपॉन में 0.25, 10 से 10 गया, 0.25 मीन्स 100, ये गया 4। तो फोर्स कितनी लग रही है इस पे
माइनस का 4 न्यूटन। तो माइनस मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी और उस बॉल को अगर रोकना है तो, ठीक है। नेक्स्ट, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम इज शोन इन फिगर। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन द टाइम 03। तो ये अपने पास एक ग्राफ दे रखा है, बेसिकली यहाँ टाइम दे रखा है और इस एक्सिस पे वेलोसिटी दे रखी है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और ये दे रखी है वैल्यू 120, यहाँ पे आते आते 120 वैल्यू इसको गिवन है। अपने को फोर्स निकालनी है ऑब्जेक्ट पे जबकि टाइम है 0 से 3। 0 से 3 मतलब इस पोर्शन में। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो टाइम कैसे निकलेगा, 0 से 3 मतलब 3 माइनस 0 दैट इज 3 सेकेंड, ठीक है। हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, दो चीजें चाहिए होती है फोर्स के लिए, एक चाहिए मास, दूसरा एक्सेलरेशन। मास तो दे ही रखा है 50 ग्राम, जो कि हो जाएगा 50 अपॉन में 1000 kg। अब रह गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को समझते हैं। ये क्या है, ये ऐसे स्लोप बन रहा है। तो वीटी जो ग्राफ होता है उसमें क्या होता है, जो स्लोप होता है वो हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन को। ये हमने मोशन में पढ़ा था, है ना। वीटी ग्राफ में जो स्लोप हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन को। और स्लोप कैसे निकलता है, वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस, ऐसे निकलता है एक्सेलरेशन, वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस की बात करें तो ये वाई एक्सिस होगी इसके सामने वाली, यानी 120 माइनस 0, 120 माइनस 0, और एक्स एक्सिस पे हो गया 3 माइनस 0। तो ये आ गया 120 अपॉन में 3, एक्सेलरेशन आ गया 120 अपॉन में 3 दैट इज 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं फोर्स की। एम है 50 अपॉन में 1000, ये आ गया 40, ये देखिए ये गया 2 पे, ये 2, तो फोर्स कितनी आ गई 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन की इस पे फोर्स लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल 6 to 10 सेकंड। फिर अब ये वाला 6 से 10 सेकंड, फिर से वही है, टाइम इंटरवल अपने को दे दिया 6 से 10 सेकंड के बीच में हमें क्या निकालना है, फोर्स कैलकुलेट करनी है। और फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फिर से एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट यही लग जाएगा। तो दोबारा से एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस का रेशियो होता है, ठीक है। और वाई एक्सिस बात करें तो ये, ठीक है, वाई एक्सिस। फिर से वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 6 से 10, 120 माइनस फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, टाइम कितना है 10 माइनस 6, एक्स एक्सिस पे कितना 10 माइनस 6, तो 120 अपॉन में 4, ये आ गया 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो F इक्वल्स टू एम में 50 अपॉन में 1000, ए आ गया 30, 0 0 0 0, 5 के टेबल में 2 पर, ये आ गया 1.5 न्यूटन। फोर्स यहाँ लग जाएगी 1.5 न्यूटन। क्लियर। इज देयर एनी टाइम इंटरवल इन विच नो फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि कोई ऐसा टाइम है जहां पे कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो अपने आंसर को एक्सप्लेन करो। है ना वो टाइम इंटरवल कौन सा है। अगर हम यहाँ 3 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में देखें, यानी 3 to 6, ये थर्ड आंसर हो गया। तो ध्यान से देखिए ये कैसी है, कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कि जब ऑब्जेक्ट किस पे जिस पे कोई फोर्स नहीं लग रही हो। यही कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ 3 to 6 सेकेंड हो जाएगा अपना वो पोर्शन जहां पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The speed time graph of a car is given in figure. The car weight is 1000 kg. What is the distance traveled by the car in the first to
सेकेंड्स। ओके, कह रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, ये स्पीड है, ये टाइम है मीटर पर सेकेंड, और ये यहाँ पे सेकंड में। ठीक है, ये अपने को दे रखा है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है पहले 2 सेकंड में। पहले 2 सेकंड में ये, अब फर्स्ट पार्ट अपने डिस्टेंस के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब 2 सेकंड के अंदर जो एरिया है वो क्या होगा, अब अगर इसको नेमिंग करें ए बी सी डी ई एफ, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बन रहा है 2 सेकंड में अंदर ए बी सी, और उसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर बात करें बेस की तो हो जाएगा 2 माइनस 0, जो कि हो गया अपने पास, पहले नेमिंग कर देते हैं, ए सी, हाइट हो जाएगा बी सी। अब ए सी तो हो गया अपने पास, देखिए 2 माइनस 0, और बी सी हो गया अपने पास 15 माइनस 0, दैट इज 1/2 इंटू 2 इंटू 15, 2 से 2 खत्म, तो आ गया 15 मीटर। इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा 2 सेकंड में। तो व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ 5 सेकंड? 5 सेकंड के एंड पे कितनी ब्रेकिंग फोर्स ये अप्लाई करेगा टू ब्रिंग द कार टू स्टॉप विद इन 1 सेकंड? यानी 5 सेकंड पे ब्रेक मार रहा है और 1 सेकंड पे वो रुक जा रहा है। इट मीन्स 6, तो 6 माइनस 5 अपने पास टाइम दे दिया 1 सेकंड, 5 सेकंड के लास्ट, यानी 6 पे यहाँ पे जाके रुक गई है, ये अपने को बोला हुआ है। तो यार टाइम बेसिकली अपने को मिल गया है, t = 6 - 5 ऐसे भी कर सकते हैं, 1 सेकंड नहीं तो डायरेक्ट 1 सेकंड दे दिया है। मास चाहिए, अब बात आ गई है एक्सीलरेशन की। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, कार जो है रुक जा रही है। मास अपने को दे रखा है 1000 kg, है ना, तो फोर्स हो गई है ma v - u/t। v कितना हो गया 0, u हो गया 15, टाइम हो गया 1। ठीक है, तो कितना हो गया ये -15, 1 2 3, इतने न्यूटन फोर्स लगेगी ऑपोजिट डायरेक्शन इसमें। क्लियर, समझ में आया? चलिए, तो ये था हमारा लेक्चर जो टोटली बेस्ड था न्यूटन सेकंड लॉ पे। ठीक है, तो हम न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ। अगर आपने फर्स्ट लॉ की लेक्चर नहीं देखा तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।